नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है पुनः आपके अपनी परिवार एफएम गोल पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कौटिल्य चैप्टर पढ़ा रहे हैं और कौटिल्य में भी हम लोग कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत देख रहे हैं। सप्तांग सिद्धांत में हम लोगों ने कौटिल्य ने क्या बताया कि राज्य क्या होते हैं, 7 अंग होते हैं और 7 अंग में हम लोग 5 अंगों पर चर्चा कर चुके हैं जिसमें से कि हम लोगों ने क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग राजा के बारे में बात कर चुके हैं, है ना भैया। हम लोग अमात्य के बारे में बात कर चुके हैं या मंत्री के बारे में बात कर चुके हैं। नंबर 3, हम लोग जनपद के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग दुर्ग के बारे में बात कर चुके हैं, राजधानी के बारे में बात कर चुके हैं, या भाई साहब इसी को हम पुर के नाम से जानते हैं। अगला हम लोग दंड या सेना के बारे में बात कर चुके हैं। अरे हाँ या ना, बात क्लियर है। इतनी हम लोग बात कर चुके हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत में। किसका सिद्धांत? राज्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य का सप्तांग सिद्धांत में हम लोग बात कर चुके हैं और राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत था, कौटिल्य ने इसको क्या माना? शरीर की भांति माना। यानी कि जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसी प्रकार से राज्य के विभिन्न अंग होते हैं। और राज्य कितने अंग होते हैं? तो उन्होंने बताया कि राज्य के भाई साहब 7 अंग होते हैं। ये क्या हो गया? तो 7 अंग होते हैं राज्य के, ठीक है। तो बात करते हैं आज अगला जो भाग है अपना सिद्धांत में 7 अंगों में से 5 पर बात कर चुके हैं। अगला जो अंग है अपना वो है कोश पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? कोश पर बात करेंगे। कोश पर बात करेंगे। कोश डाल दीजिए टॉपिक। कोश पर बात करेंगे आज। कोश पर बात करेंगे, राजकोष पर बात करेंगे आज। तो साथियों, जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में 7 अंगों में जो उन्होंने सप्तांग सिद्धांत में जो 7 अंग बताए, उन 7 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान दिया है, जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, सर्वाधिक महत्व दिया है, वो कोश को ही दिया है, राजकोष को ही दिया है। यानी कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में जो 7 अंग बताए हैं, उन 7 अंगों में से सर्वाधिक जो महत्व प्रदान किया है वो कोश को ही प्रदान किया है, राजकोष को ही प्रदान किया है। और राजकोष को यानी कोश को सर्वाधिक महत्व देने के कारण ही उनकी पुस्तक का नाम क्या पड़ गया था? अर्थशास्त्र पड़ गया था। आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले आते जाते चलते फिरते हैं कि भैया बताइए कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र क्यों पड़ा? क्योंकि भैया जो कौटिल्य थे, कौटिल्य राजकोष पर अत्यधिक बल देते थे। उन्होंने राज्य के 7 अंगों में से सर्वाधिक जो महत्व प्रदान किया वो राजकोष को ही किया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? कौटिल्य ने यानी कि जो कोश है राज्य का, कोश को राज्य की आत्मा बताया। राज्य की क्या बताया? आत्मा बताया। कौटिल्य के अनुसार जिस राजा के पास या जिस राज्य में कोश नहीं होता वह राज्य जल्द ही नष्ट हो जाता है। वह राज्य क्या हो जाता है? जल्द ही नष्ट हो जाता है। तो कौटिल्य ने कहा कि जिस राज्य के पास कोश नहीं होता वह राज्य क्या हो जाता है? जल्द ही नष्ट हो जाता है। कौटिल्य का एक प्रसिद्ध कथन है, उनका एक कथन है कि कोश दंड बलम प्रभु शक्ति। कोश दंड बलम प्रभु शक्ति। ये किसका कथन है? तो ये कौटिल्य का कथन है। तो कि कोश दंड बलम प्रभु शक्ति, यानी कि भाई साहब जो कोश होता है या जो दंड या सेना होती है वो क्या होती है? वो शक्ति होती है, शक्ति होती है।
बल होता है, जो शक्ति होती है, क्या होता है, राज्य की होती है। राज्य क्या होती है, शक्ति होती है। यानी कोष और जो दंड या जो सेना होती है वो किसी भी राज्य की क्या होती है, शक्ति होती है, प्रभुसत्ता होती है। ये कौन, किसने कहा, तब कौटिल्य ने कहा कि कोष दंड बलम प्रभुशक्ति, यानी कोष दंड या जो सेना होती है वो किसी भी राज्य क्या होती है, शक्ति होती है। राज्य की क्या होती है, शक्ति या प्रभुशक्ति होती है। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, तो जो कौटिल्य थे साथी, कौटिल्य ने कहा कि राजा को राजकोष पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। कौटिल्य ने कहा कि राजा को राजकोष पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए उसको। यदि राजा राजकोष पर नियंत्रण रखता है तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भ्रष्ट नहीं हो सकेंगे। और जब अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होंगे तो राज्य स्वयं क्या करेगा, उन्नति करता रहेगा। तो राज्य स्वयं उन्नति करता रहेगा। कौटिल्य ने कहा कि राजा को कर अधिकारियों पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। जो कर अधिकारी हैं, जो कर अधिकारी हैं, जो टैक्स ऑफिसर हैं, टैक्स कर्मचारी हैं, उन पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, सीधा नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। और यदि राजा का इन 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 कर अधिकारियों पर नियंत्रण होगा तो राजा क्या करेगा भैया, और जो राज्य है वो स्वयं वृद्धि करेगा। और यदि इन अधिकारियों पर राजा का नियंत्रण नहीं होगा, जो कर अधिकारी हैं, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो अपना राज्य है वो जल्द ही समाप्त होने लगेगा। वो क्या होगा, राज्य का जल्द ही अंत हो जाएगा, है ना। कौटिल्य का एक प्रसिद्ध कथन है, उनका एक कथन है कि यदि जिह्वा पर, जीभ पर, यदि जिह्वा यानी जीभ पर एक बूंद शहद की डाली जाए, एक बूंद शहद की डाली जाए, तो यह संभव है कि जिह्वा यानी जो जीभ है वह शहद का स्वाद ना ले। लेकिन यह संभव नहीं है कि राज्य का अधिकारी घूस ना ले, कि राजकोष का कर्मचारी या अधिकारी घूस ना ले। तो इनका एक प्रसिद्ध कथन है, इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि यदि जिह्वा पर एक बूंद शहद की रखी जाए, शहद की रखी जाए, तो यह संभव है कि जिह्वा शहद का स्वाद न ले, शहद का स्वाद न ले, शहद का स्वाद न ले, लेकिन राजकोष का अधिकारी या कर्मचारी घूस न ले, यह संभव नहीं, यह संभव नहीं है। मैंने आपको बताया है, कौटिल्य ने कहा कि जो राजकोष है, राजकोष पर राजा का सीधा नियंत्रण होना चाहिए, सीधा नियंत्रण होना चाहिए। और यदि राजकोष पर राजा का सीधा नियंत्रण है तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भ्रष्ट नहीं हो सकेंगे, घूस नहीं ले सकेंगे, और राज्य क्या करेगा, स्वयं वृद्धि करेगा।
यदि राजा राजकोष के अधिकारियों पर, जो कर अधिकारी हैं उन पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है, नियंत्रित उनको नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य जल्द ही नष्ट होने लगेगा और राजकोष के अधिकारी क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए इनका एक कथन है कि यदि जिह्वा पर, यदि जीव पर, जिह्वा यानी जीव पर, जो अपनी जो जीव है ये वाली है, एक बूंद शहद की रखी जाए, एक बूंद के किसकी रखी जाए भैया, शहद की रखी जाए, एक बूंद किसकी रखी जाए, शहद की रखी जाए। ये क्या है, जीव है, जिह्वा है, ठीक है। इस पर क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि यदि इस पर एक बूंद शहद की रखी जाए, एक बूंद शहद की रखी जाए, तो हो सकता है कि ये जो जीव है ये शहद का स्वाद ना ले, हो सकता है शहद का स्वाद ना ले, मन ना कर रहा या फिर भाई साहब फूंक दें, है ना, शहद का स्वाद ना ले। लेकिन यह संभव नहीं है कि भैया जो राजकोष का अधिकारी है या जो कर्मचारी है वह घूस ना ले, यह संभव नहीं हो सकता, यह संभव नहीं हो सकता। इसीलिए साथियों इन्होंने कहा कि राजा को राजकोष पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, सीधा नियंत्रण में ले लेना चाहिए, जिससे वहाँ के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भ्रष्ट ना बन सकें और राज्य स्वयं वृद्धि करता रहे। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इसे लिखें जरा, इसे लिखें, कोश दंड बलम प्रभु शक्ति, ये दोनों कथन याद रखें भाई। ठीक है भैया, चलिए लिखें। कौटिल्य ने राज्य के सातों अंगों में सबसे ज़्यादा महत्व कोश को दिया, कोश को दिया। इसीलिए उनकी पुस्तक का नाम, इसीलिए उनकी पुस्तक का नाम, उनकी पुस्तक का नाम क्या पड़ गया, अर्थशास्त्र पड़ा, अर्थशास्त्र पड़ा। क्लियर है भैया? अरे हाँ या ना? इसीलिए इनकी पुस्तक का नाम क्या पड़ा, अर्थशास्त्र पड़ा। कौटिल्य ने राजकोष को राज्य की आत्मा कहा है। लिखिए, कौटिल्य ने, कौटिल्य ने कोश को राज्य की आत्मा कहा है, आत्मा कहा है। ठीक है भैया? तो कौटिल्य ने कोश को क्या कहा है, राज्य की आत्मा कहा है। कौटिल्य कहता है कि भैया जो राजा है, जो राजा है या जो राज्य है, यदि उसके पास कोष नहीं होता तो उसकी क्या होने लगती है, जल्द ही वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार जिस राज्य के पास कोष नहीं होता, कोष नहीं होता, वह
राज्य जल्द ही नष्ट हो जाता है। ठीक है भैया। कौटिल्य का एक प्रसिद्ध कथन है, कौटिल्य का प्रसिद्ध कथन है, प्रसिद्ध कथन क्या है कि कोश दंड बलम प्रभु शक्ति। ठीक है, यानी कि जो कोश और जो दंड या सेना है वो क्या है, वह किसी भी राज्य की क्या होती है, प्रभु शक्ति होती है। ठीक है भैया, यानी शक्ति होती है, पावर होती है। क्लियर है यहाँ तक। जो कौटिल्य थे हमारे, कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य ने क्या कहा कि राजकोष है, राजकोष पर राजा का सीधा नियंत्रण होना चाहिए। लिखें भाई, कौटिल्य के अनुसार राजकोष पर राजा का सीधा नियंत्रण होना चाहिए। यदि राजा का राजकोष पर सीधा नियंत्रण होगा, तो कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्ट नहीं होंगे और राज्य स्वयमेव वृद्धि करेगा, कौटिल्य आगे कहते हैं कि राजा को कर अधिकारियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। राजा को कर अधिकारियों पर क्या करनी चाहिए, कड़ी नजर रखनी चाहिए। यदि राजा का कर अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे और राज्य का जल्द ही क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर समझ में आई। कौटिल्य का एक प्रसिद्ध कथन है
कौटिल्य का प्रसिद्ध कथन है कि यदि जिह्वा पर शहद की एक बूंद रखी जाए, जिह्वा पर शहद की एक बूंद रखी जाए, एक बूंद रखी जाए, एक बूंद रखी जाए, तो यह संभव है, तो यह संभव है कि जिह्वा, तो यह संभव है कि जो जिह्वा है, जिह्वा शहद का स्वाद ना ले, शहद का स्वाद न ले, लेकिन राजकोष का अधिकारी घूस ना ले, यह संभव नहीं। यह संभव नहीं है। तो कौटिल्य ने कहा कि भाई यदि जिह्वा पर एक शहद की बूंद रखी जाए, जिह्वा पर शहद की एक बूंद रखी जाए, तो यह संभव है कि जिह्वा शहद का स्वाद ना ले, लेकिन राजकोष का अधिकारी घूस ना ले, यह संभव नहीं है। ये किसके विचार हैं? तो कोश पर कौटिल्य के विचार हैं, कौटिल्य के विचार हैं। एक बार पुनः देखें कि कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है, सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया है, वो कोश को दिया है। और सबसे ज़्यादा कोश को महत्व देने के कारण ही इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम ही अर्थशास्त्र पड़ गया था। कौटिल्य ने साथियों कोश को क्या कहा? राज्य की आत्मा कहा है। कोश के क्या कहा? राज्य की आत्मा कहा है। कौटिल्य कहते हैं कि जिस राज्य के पास कोश नहीं होता वह राज्य क्या हो जाता है? जल्द ही नष्ट हो जाता है। कौटिल्य का एक प्रसिद्ध कथन है कि कोश दंड बलम प्रभु शक्ति, कोश दंड बलम प्रभु शक्ति, यानी कोश और जो दंड या जो सेना है वो क्या होती है? किसी भी राज्य की शक्ति होती है। कौटिल्य कहते हैं कि राजकोष पर राजा का सीधा नियंत्रण होना चाहिए। यदि राजा का राजकोष पर सीधा नियंत्रण होगा तो कर्मचारी और जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट नहीं होंगे, राज्य समय वृद्धि करेगा, राज्य समय वृद्धि करेगा। कौटिल्य और क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं कि राजा को कर अधिकारियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, और यदि राजा कर अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा राजा का, तो अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे और राज्य जल्द ही नष्ट हो जाता है। कौटिल्य का एक प्रसिद्ध कथन है कि यदि जिह्वा पर शहद की एक बूंद रखी जाए तो यह संभव है कि जिह्वा शहद का स्वाद ना ले, लेकिन राजकोष का अधिकारी घूस ना ले, यह संभव नहीं है। ये किसने बताया? तो भाई साहब ये कौटिल्य थे बताने वाले। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ में आई बात? चलो अगला जो अंग है राज्य का, भाई 6 कितने हो गए? 6 हो गए।
अगला है मित्र। क्या है? अगला है मित्र के बारे में बात करें तो कौटिल्य के अनुसार जो मित्र होना चाहिए वो सुहृदय वाला होना चाहिए और आनुवांशिक मित्र होना चाहिए। चलिए यहाँ पर लिख लें, 2 लाइन की बात है, मित्र की बात करें। मित्र के बारे में क्या कहा कौटिल्य ने? अगला जो अंग है वो मित्र है। मित्र के बारे में कहता है कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार जो मित्र है, मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र सुहृदय और आनुवांशिक होना चाहिए। सुहृदय वाला होना चाहिए यानी नरम हृदय वाला होना चाहिए और आनुवांशिक होना चाहिए यानी जिससे हमारे संबंध पहले से ही अच्छे हों। हमें ऐसे मित्र को या फिर ऐसे राष्ट्र को ही मित्र बनाना चाहिए। अब जैसे हमारे संबंध भाई साहब किसी राष्ट्र से पहले से ही बेकार चलते आ रहे हैं तो हमें उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्या पता वो कब जो है धोखा दे जाए। जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान से हम मित्रबाजी करने लगेंगे, से अपना मित्र बना लेंगे तो क्या हो सकता है वो धोखा दे दे, बीच में आतंकवादी हमला करा दे, तो आप चलते ही रहते हैं, है ना। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, आप लोगों ने देखा होगा, पहलगाम में हमला हुआ, चलते रहते हैं। तो ऐसे राष्ट्र को हम मित्र नहीं बना सकते जो हमारा आनुवांशिक ही दुश्मन है, पहले से ही दुश्मनाई करता आ रहा है। तो हम ऐसे को मित्र कैसे बना लेंगे, ऐसे राष्ट्र के लिए, ऐसे मित्र के लिए। तो कौटिल्य ने कहा कि सुहृदय वाला मित्र होना चाहिए यानी कि नरम हृदय वाला मित्र होना चाहिए। और मित्र कैसा होना चाहिए? आनुवांशिक होना चाहिए। कौटिल्य ने मित्र का जो स्थान बताया है वो सेना से भी बढ़कर बताया है। कौटिल्य ने मित्र का स्थान, कौटिल्य ने मित्र का स्थान जो बताया है, मित्र का स्थान सेना से बढ़कर बताया, सेना से बढ़कर बताया है। क्लियर है भाई? तो मित्र का जो स्थान बताया है वो क्या बताया? वो सेना से भी बढ़कर बताया है। यहाँ तक आ जाएगी बात को समझ में, बात आ गई समझ में भाई? चलिए बहुत अच्छी। बात करते हैं राजा के गुणों पर कि जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने राजा के कैसे गुण बताए भाई, इस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए। किस पर बात करेंगे हम लोग? राजा के गुणों पर बात करेंगे। राजा के गुण यानी राजा कैसा होना चाहिए, राजा के गुणों पर बात करें कि जो राजा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो कौटिल्य ने बताया कि जो राजा होना चाहिए भाई साहब, हमारा राजा बिजगीसु राजा होना चाहिए। कैसा राजा? बिजगीसु राजा होना चाहिए यानी विजय की इच्छा रखने वाला राजा होना चाहिए। और राजा क्या होना चाहिए? राजा पराक्रमी होना चाहिए, अपराजय होना चाहिए, जिसे कोई पराजय ना कर सके, जिसे कोई हरा ना सके, वो अपराजय रहना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, सूरवीर होना चाहिए, सभी विद्याओं में पारंगता हासिल होनी चाहिए उसे। सभी विद्याओं में क्या होनी चाहिए? पारंगता हासिल होनी चाहिए। उसमें अनुवांशिकी का गुण होना चाहिए यानी तर्क और दर्शन का भी उससे ज्ञाता होना चाहिए। उसे वेद त्रयी का ज्ञाता होना चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन सब का ज्ञाता होना चाहिए। राजा में वार्ता का गुण होना चाहिए, वार्ता यानी कृषि और व्यापार में वो निपुण होना चाहिए, दंड नीति में निपुण होना चाहिए,
दंड नीति में निपुण होने चाहिए। ये सभी गुण किस में होने चाहिए? तो एक राजा के अंतर्गत होने चाहिए, राजा में होने चाहिए। कौटिल्य कहता है कि जो राजा हो, राजा में चारित्रिक दोष ना हो, चारित्रिक दोष ना हो। चारित्रिक दोष मतलब पराई स्त्रियों से उसका संबंध ना हो, पराई स्त्रियों से उसका संबंध ना हो। राजा ऐसा ना हो कि भाई साहब दूसरी गली में चला गया या फिर दूसरे मोहल्ले में चला गया, दूसरे जनपद में चला गया तो वहीं पर अपनी ससुराल बना ले उसने। हर जनपद में जाकर अपनी ससुराल बना रहा है, हर राज्य में जाकर अपनी ससुराल बना रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा में चारित्रिक दोष ना हो, राजा साफ सुथरा व्यक्ति हो, समझे। केवल अपनी पत्नी से ही क्या रखे, वो संबंध रखे, पराई स्त्रियों से संबंध ना रखे। तो राजा में चारित्रिक दोष ना हो, मैंने आपको ये बताया। राजा आनुवंशिक होना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि राजा क्या होना चाहिए? राजा आनुवंशिक होना चाहिए। कौटिल्य ने यह भी कहा कि यदि जो उत्तराधिकारी है, यदि उत्तराधिकारी में उत्तराधिकारी योग्य नहीं है शासन चलाने की, तो उसे सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसे सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए। राजा ने साथ जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या की भी चर्चा की है। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या की भी चर्चा की है। उन्होंने बताया कि 8 पहर क्या होते हैं? दिन में होते हैं, और 8 पहर क्या होते हैं? रात में होते हैं। 8 पहर क्या होते हैं? दिन में होते हैं। 8 पहर क्या होते हैं? ये दिन में होते हैं, और 8 पहर जो होते हैं वो रात में होते हैं। 8 पहर का मतलब है, देखो जो पुराने ज़माने के आदमी होंगे वो समझते होंगे कि भाई पहर क्या चीज़ होती है। जैसे हम वर्तमान में घंटे बात करते हैं, उस समय पहर हुआ करता था कि 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, 5 पहर, है ना। ठीक है भैया। तो 1 पहर बराबर जो होता है, 1 पहर बराबर होता है 1 सही 1/2, यानी 1.5 घंटे। 1 पहर बराबर क्या होता है? 1.5 घंटे होता है। तो 8 पहर बराबर कितना हो गया? 8 पहर बराबर कितना हो गया? 12 घंटे हो गए ना, हो गए? अरे हो गए ना, हो गए 12 घंटे। तो कौटिल्य ने राजा की क्या किया है? दिनचर्या की भी चर्चा की है। भैया 24 घंटे बताए ना इन्होंने 24 घंटे बताए। 24 घंटे में कितने बताए इन्होंने? 8 दूनी 16, 16 पहर बताए होंगे। एक दिन में 16 पहर होते हैं। 12 और जो 8 होते हैं 8 दिन में होते हैं, और 8 होते हैं रात को। तो 1 पहर बराबर होता है 1.5 घंटे, यानी 8 पहर बराबर 12 घंटे क्या होते हैं? दिन में होते हैं, 12 घंटे रात को होते हैं। ये इन्होंने बताया, दिनचर्या के बारे में बताया, है ना। इन्होंने ये बात कही। कौटिल्य के अनुसार राजा ऐसा होना चाहिए जो राज्य की सुरक्षा करे, और राज्य की सुरक्षा के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का प्रयोग करे, लेकिन राज्य की सुरक्षा करे, राज्य को अक्षुण्ण बनाए, राज्य पर किसी भी प्रकार की आंच ना आने दे। ऐसा क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए भाई साहब। क्लियर है? चलिए ठीक है, बात करते हैं। कौटिल्य ने अपने राजा को विजगीषु राजा बताया। विजगीषु राजा बताया। विजगीषु राजा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाला। विजय की इच्छा रखने वाला, ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है। क्लियर है बात भाई यहाँ तक? अरे हाँ या ना। कौटिल्य के अनुसार जो राजा होना चाहिए, राजा पराक्रमी होना चाहिए।
लिखिए, कौटिल्य के अनुसार राजा पराक्रमी होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? पराक्रमी, सूरवीर, अपराजय, जिसके कोई पराजय ना हो। पराक्रमी, सूरवीर, अपराजय, सभी विद्याओं में पारंगत हो। सभी विद्याओं में मतलब भैया उसमें क्या होना चाहिए? सभी विद्याओं का मतलब है कि उसमें अर्थात राजा में आनिभिक्षिकी, तिरई का ज्ञाता, वार्ता, दंड नीति में निपुण, का गुण होना चाहिए। इन सब का क्या होने चाहिए? गुण होना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि राजा में चारित्रिक दोष ना हो। राजा में चारित्रिक दोष ना हो। राजा में चारित्रिक दोष ना हो। राजा क्या हो? राजा आनुवंशिक हो। राजा आनुवंशिक हो। यदि उत्तराधिकारी योग्य न हो तो उसे शासन सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए। तो उसे शासन सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए। कौटिल्य ने साथियों राजा की दिनचर्या की भी चर्चा की है। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या की भी चर्चा की है। इन्होंने बताया कि भैया जो 8 पहर होते हैं, 8 पहर क्या होते हैं? दिन में होते हैं, और 8 पहर जो होते हैं वो रात में होते हैं, है ना। और एक पहर बराबर क्या होता है? 1.5 घंटा होता है। 1.5 घंटा होता है। तो भाई साहब 8 पहर बराबर 12 घंटे होते हैं। 8 पहर बराबर कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। यानी 12 घंटे दिन में होते हैं और 12 ही घंटे रात में होते हैं। बराबर टोटल घंटे एक दिन में कितने होते हैं? यानी एक दिन बराबर 24 घंटे या 16 पहर, है ना। जो पुराने आदमी होंगे वो समझते होंगे इस बात को।
है ना भैया। जो कौटिल्य थे, कौटिल्य कहते हैं कि भैया जो राजा हो, राजा ऐसा होना चाहिए जो राज्य की सुरक्षा के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी नीति अपनाए, लेकिन राज्य की सुरक्षा में किसी प्रकार की आंच ना आने दे। लिखिए, कौटिल्य के अनुसार राजा ऐसा होना चाहिए जो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार की नीति को अपनाए, लेकिन राज्य की सुरक्षा में आंच ना आने दे। ठीक है भैया, तो ऐसा राजा होना चाहिए कौटिल्य के अनुसार। यहाँ तक बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छे भाई, उतारें जरा इसे। अरे बात समझ में आ रही है ना साथियों? क्यों भाई? तो जो कौटिल्य का जो राजा है ना, जो राजा है इसका, राजा कैसा है? तो राजा बिजगीसु राजा है, बिजगीसु राजा, बिजगीसु राजा है। ठीक है भैया, तो ये क्या है? बिजगीसु राजा। बिजगीसु राजा में क्या गुण होने चाहिए? तो भैया ये पराक्रमी होना चाहिए, अपराज्य होना चाहिए, अपराज्य होना चाहिए, सभी विद्याओं में पारंगत होना चाहिए, ये सभी विद्याओं में पारंगत होना चाहिए। ये जो बिजगीसु राजा है, बिजगीसु राजा के अंदर अनिभिच्चकी के गुण होने चाहिए, अनिभिच्चकी, वेद त्रयी का ज्ञाता होना चाहिए ये, इसमें वार्ता का गुण होना चाहिए, दंड नीति में निपुण होना चाहिए, दंड नीति में निपुण होना चाहिए। तो ये सभी गुण किस में होने चाहिए? इस राजा में होने चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अरे चित्र के माध्यम से तो समझ गए होंगे। अरे हाँ या ना मेरे साथियों? क्लियर है भाई? और राजा का जो स्थान होता है वो क्या होता है? सभी अंगों में सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। हाँ या ना? चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे राजा कैसा होगा? वो बिजगीसु राजा होगा, पराक्रमी, अपराजय, विद्याओं में पारंगत, अनिभिच्चकी, वेदत्रयी, वार्ता में निपुण होना चाहिए, दंड नीति में निपुण होना चाहिए,
उसमें किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, चारित्रिक दोष नहीं होना चाहिए। ये जो बिजगीसु राजा है इसमें भाई साहब ससुराल वाला गुण नहीं होना चाहिए कि जिस मोहल्ले में जिस जनपद में जाए चले गए तो क्या बनाए गए, उसमें अपनी ससुराल बना ली, है ना। चारित्रिक दोष ना हो। ये जो बिजगीसु राजा हो ये कैसा हो, ये आनुवांशिक हो। ये कैसा हो, ये आनुवांशिक होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई? बहुत अच्छे साथियों, चलिए। अरे हाँ या ना, आगे बात करते हैं। जो राजा है, राजा के कार्यों पर बात करें। राजा के कार्यों पर यदि मैं बात करूं तो राजा के कार्यों पर बात करें, 10 मिनट की क्लास और होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में राजा की नीतियों पर बात करेंगे। गृह नीति हो चाहे वो वैदेशिक नीति हो, इसे ज़रा रफ करते हैं। ठीक है भैया, चित्र वित्र बना लियो जैसे भी आपका मन करे। ज़रा एक ही प्रकार का मार्कर है मेरे पास इस समय, वरना मैं आपको चित्र भी इतना बेहतरीन तरीक़ा से बना देता कि गुरुजी मतलब कुछ बात ही अलग है तुम्हारी तो है। अरे भाई हमारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है, जैसे हम गरीब हैं भाई साहब वैसे हम अपने जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। जैसे हमारी स्थिति है, हम चाहते हैं कि हमारी जैसी स्थिति में कोई और जो विद्यार्थी है, हमारा बड़ा भाई छोटा भाई, वो परेशानी का सामना ना करे और उसकी तैयारी सुचारू रूप से चल सके और अपने माँ बाप का सपना फ़क्र से ऊंचा करें, उनका सर फ़क्र से ऊंचा करें और सपना उनका पूरा करें साथियों। क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे हैं हमसे भाई, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं हमसे कि एक दिन मेरा बेटा आएगा गाड़ी में बैठ करके और पूरे समाज के सामने मेरा सर फ़क्र से ऊंचा होगा कि आज मेरा बेटा अफसर बन करके आया है ना, अफसर बन करके आया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए भाई बात करें राजा के कार्यों पर। राजा के कार्य, तो जो राजा है, राजा के कार्य कौन कौन से होने चाहिए इनके अनुसार? इन्होंने बताया कि राजा 2 प्रकार के कार्य करेगा। कौटिल्य के अनुसार राजा 2 प्रकार के कार्य करेगा। कौन कौन से कार्य करेगा? नंबर 1, राजा जो करेगा वो आवश्यक कार्य करेगा। आवश्यक कार्य। दूसरा, लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। आवश्यक कार्यों में जैसे मैंने आपको बताया होगा कौन कौन आता है, जैसे सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय। राजा आवश्यक कार्यों में ये कार्य करेगा। क्लियर है भाई? राजा आवश्यक कार्यों में क्या करेगा? ये कार्य करेगा।
कौटिल्य जो थे, कौटिल्य ने न्याय को राज्य का प्राण तत्व कहा है। ये जो न्याय है, न्याय को क्या कहा है? प्राण तत्व कहा, प्राण तत्व कहा है। कौटिल्य कहते हैं कि जिस राज्य में अत्याचार अन्याय होता है वह राज्य ज़्यादा दिन तक अस्तित्व में नहीं रहता। तो जो न्याय है, न्याय राज्य में होना आवश्यक है, और जिस राज्य में न्याय नहीं होता वह राज्य ज़्यादा दिन तक अस्तित्व में नहीं रहता, अर्थात वो जल्द ही समाप्त हो जाता है। तो देखें आगे। मैं देख रहा हूँ कि मौसम ख़राब हो रहा है हमारी तरफ, और मौसम ख़राब होने का मतलब है लाइट की समस्या हो सकती है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द आपको ये समाप्त करी जाए क्लास। तो मैंने आपको बताया कि भाई राजा दो प्रकार के कार्य करेगा। राजा आवश्यक कार्य करेगा, राजा लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। आवश्यक कार्यों में जैसे सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय। राजा जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने सुरक्षा को भी क्या दिया है? अत्यधिक महत्व दिया है। सुरक्षा को क्या दिया है? कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा पर सर्वाधिक बल दिया है, और कहा है कि सुरक्षा की चिंता राजा को क्या करनी चाहिए? राजा को सुरक्षा करनी चाहिए, साधन चाहे कुछ भी हो। कौटिल्य कहते हैं कि राजा का कोई अपना हित नहीं होता है, राजा का अपना कोई हित नहीं होता है, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा है, राजा का अपना कोई हित नहीं होता, प्रजा के हित में ही क्या होता है? राजा का हित होता है। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख है, और प्रजा के दुख में ही राजा का दुख होता है। ये कौन मानते हैं? तो कौटिल्य मानते हैं। कौटिल्य ने साथियों प्रजा और राजा के मध्य कैसा संबंध बताया? प्रजा और राजा के मध्य पिता और पुत्र का संबंध बताया। पिता और पुत्र का संबंध इन्होंने बताया। यानी जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की सभी आकांक्षाओं की, सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है, उसी प्रकार से जो राजा है, राजा अपनी प्रजा की सभी आकांक्षाओं, सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेगा। तो कौटिल्य ने प्रजा और राजा के मध्य कैसा संबंध बताया? तो साथियों उन्होंने पिता और पुत्र का संबंध बताया। अभी हम लोग लिखेंगे, तो चलो लिखें भाई। कौटिल्य जो है, कौटिल्य ने सुरक्षा पर सर्वाधिक बल दिया है, सर्वाधिक बल दिया है। सर्वाधिक बल किस पर दिया है? सुरक्षा पर दिया है। और कहा कि राजा को सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन चाहे कुछ भी हो, साधन चाहे कुछ भी हो, कौटिल्य के अनुसार राजा का अपना कोई हित नहीं होता,
राजा का अपना कोई हित नहीं होता, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है, राजा का हित होता है। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के दुख में ही राजा का दुख होता है। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के दुख में राजा का दुख होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो राजा का अपना कोई हित नहीं होता, राजा का हित जो भी होता है वो प्रजा का हित होता है। आगे लिखें, कौटिल्य ने राजा और प्रजा के मध्य पिता और पुत्र का संबंध बताया। देखिए, कौटिल्य ने राजा एवं प्रजा के मध्य पिता एवं पुत्र का संबंध बताया। पिता और पुत्र का इन्होंने संबंध बताया। बात करें साथियों लोक कल्याणकारी राज्य की, तो लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप तो मैंने आपको बताया कि भैया ये क्या है, अपने समय और परिस्थिति के अनुसार इसकी जो मांग है वो बदलती रहती है। लोक कल्याणकारी कार्य मतलब जन कल्याण से संबंधित कार्य। उस समय की जो लोगों की डिमांड थी, लोगों की जो मांग थी, उस समय कुछ और थी, वर्तमान में कुछ और है लोक कल्याणकारी कार्य। उस समय क्या था लोक कल्याणकारी कार्य? जैसे गौशाला का निर्माण कराना, धर्मशाला का निर्माण कराना, है ना, गौशाला और धर्मशाला का निर्माण कराना, तालाबों का निर्माण कराना, जलाशयों का निर्माण कराना, है ना, वृद्धाश्रमों का निर्माण कराना, और स्वास्थ्य की से संबंधित प्रावधान करना, अच्छा स्वास्थ्य देना, स्वास्थ्य और सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, पेंशन की व्यवस्था, है ना, ये सब क्या थे? लोक कल्याणकारी कार्यों में थे। क्लियर है भाई? हमारे यदि बात करें जाए संविधान में लोक कल्याणकारी सिद्धांत जो है किस में अंतर्निहित है संविधान में, तो किस में भैया? वो डीपीएसपी में निहित है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कितना है राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है, और अनुच्छेद कितने से कितने तक? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है ना। वो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। और यदि आर्टिकल पूछे कि लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत निम्न में से
किस आर्टिकल में अंतर्निहित है? भाई भाग में तो देख लिया हमने डीपीएसपी में है, लेकिन किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 38 की बात करें, इसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेगी। राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान कराएगा सभी व्यक्तियों के लिए। तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत का जो वर्णन किया गया है संविधान में, वो भाग 4 में है। लेकिन इस सेपरेट आर्टिकल पूछे तो किसमें? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय आर्टिकल नंबर 38 में दिया गया है ना। और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो चर्चा की गई है वो डीपीएसपी में तो की गई है, लेकिन साथियों हमारी प्रस्तावना में भी की गई है। वो हमारी प्रस्तावना में भी की गई है। क्लियर है? तो ये सब बातें थी, वो जो राजा है, राजा के कार्यों पर बात थी, है ना। याद रखेंगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है भाई, सभी समझदार हैं आप सभी लोग। कल हम लोग बात करेंगे राजा की नीतियाँ, राजा की गृह नीतियों पर, राजा की विदेश नीतियों पर, है ना, बात करेंगे। और उसके बाद मंडल सिद्धांत, 60 गुण नीति, जैसा कौटिल्य जो मनु थे, मनु ने साथियों मंडल सिद्धांत में 4 राज्यों की चर्चा की है, वैसे ही कौटिल्य ने 12 राज्यों की चर्चा की है। कितने राज्यों की? 12 राज्यों की चर्चा की है। मनु के 4 राज्य याद है ना भाई? विजिगीषु राज्य, अरिराज्य, मध्य राज्य और उदासीन राज्य। ये सब राज्य किसके थे? 4 राज्यों की बात करिए। मंडल सिद्धांत में 60 गुण नीति, 6 नीतियां बताई थी उसमें। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और जब तक के लिए आप सभी लोग जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।